इस लेक्चर में सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर उठाओगे लास्ट ईयर के, लगभग हर 2 साल में एक बार माल न्यूट्रिशन से मेंस में क्वेश्चन पूछा ही है। तो माल न्यूट्रिशन क्या होता है पहले तो ये जानते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको कुपोषण, माल न्यूट्रिशन को। यानी कि जब किसी बच्चे को या इंसान को जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जितने पोषक तत्व चाहिए खाने में, उतने नहीं मिल पाते। जैसे उसका पेट तो भर गया, खाना खा लिया, लेकिन क्या उसने जितनी उसकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए था पर डे, क्या उसको इतना प्रोटीन मिला? जितनी विटामिन चाहिए थी, क्या विटामिन मिली? जितने और मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए थे और मिले? तो अगर इनकी डेफिशिएंसी है, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, तो उस केस में उस बच्चे को बोलेंगे माल नूरिस्ड, यानी कि कुपोषित बच्चा हो गया वो। यानी कि माल न्यूट्रिशन की कमी है, कुपोषण है उसमें। तो माल न्यूट्रिशन दो तरह के हो सकते हैं। माल न्यूट्रिशन दो टाइप हो सकते हैं इसके, माल न्यूट्रिशन के। पहला टाइप है अंडर न्यूट्रिशन, पहला है अंडर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन। और सेकंड है ओवर, ओवर न्यूट्रिशन। तो अंडर का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि अंडर का मतलब ये है जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो इतना नहीं ले पा रहा, और खाना भी मान लो उसे भरपेट मिल रहा है लेकिन उसे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, साथ में खाना भरपेट भी नहीं मिल पा रहा, कम ही मिल पा रहा है। यानी कि ना तो उसे खाना सही से मिल पा रहा है अंडर न्यूट्रिशन के केस में, ना ही उसे न्यूट्रिएंट्स मिल पा रहे हैं। इस केस में क्या होगा? वेट लॉस होगा उसका, वेट लॉस, यानी कि उसका वजन कम हो जाएगा, कम हो जाएगा उसका, डिक्रीज। और ओवर न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? ओवर न्यूट्रिशन का मतलब ये है जितना उसे खाना चाहिए, भरपेट खाना खा रहा है, बल्कि उससे ज़्यादा खा रहा है, लेकिन जितने न्यूट्रिशन चाहिए वो इनएडुकेट हैं, यानी कि इनसफिशियंट नहीं है। इनएडुकेट का क्या मतलब है? इनसफिशियंट, इनएडिक्वेट है वो, जितना बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नहीं ले रहा, खाना जितना चाहिए पेट को उतना उससे ज़्यादा खा रहा है, बल्कि भूख से ज़्यादा, जितनी भूख है उससे ज़्यादा खा रहा है। लेकिन मान लो सिर्फ चावल ही खा रहा है, मान लो राइस ही खा रहा है, तो राइस में सारे न्यूट्रिएंट्स थोड़ी ना मिलेंगे, उसे प्रोटीन नहीं मिलेगा, उसे और विटामिन चाहिए जो विटामिन्स वो नहीं मिलेंगी, और मिनरल्स चाहिए वो नहीं मिलेंगे। राइस में कार्बो ज़्यादा रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स वो मिलेगा, तो बाकी के न्यूट्रिएंट्स तो उसे नहीं मिले ना, पोषक तत्व जितने चाहिए बॉडी को। तो उस केस में उसका वेट तो बढ़ जाएगा, यानी कि ओबेसिटी हो जाएगी, उसको मोटा हो जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगी, यानी कि ओवर वेट हो जाएगा, जितना वजन होना चाहिए बॉडी में उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये दो तरह के माल न्यूट्रिशन होते हैं। तो ये जो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन है, इसका मतलब ये है, सीवियर एक्यूट का मतलब है बहुत ज़्यादा। एक तो माल न्यूट्रिशन नॉर्मल लेवल पे हो गया, और सीवियर एक्यूट का मतलब बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन हो गया। और जो बच्चा कुपोषण का शिकार होता है, यानी कि माल नूरिश्ड चिल्ड्रन होता है, वो कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। ये देखो, इसकी हड्डियां दिख रही हैं और इसके आर्म देखो, भुजा बहुत ही पतली हैं। ये मालनूरिश्ड चिल्ड्रन है। तो अब ये क्या स्टडी में पाया गया कि इंडिया में क्या केस है माल न्यूट्रिशन के, और गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं वो डिस्कस करेंगे हम इसके लिए। तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग अभी हमारे देश में नवंबर 2020 तक, पिछले साल की बात हो रही है, नवंबर 2020 तक 9.2 लाख से ज़्यादा चिल्ड्रन जो 6 मंथ से लेके 6 साल के हैं, मतलब 6 महीने से लेके 6 साल के बच्चे, 9.2 लाख से ज़्यादा बच्चे हमारे इंडिया में सीवियर एक्यूट माल नूरिश्ड हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा कुपोषित बच्चे हैं हमारे देश में, 9.2 लाख से ज़्यादा। ये सिर्फ नवंबर 2020 तक है, उसके बाद का डेटा अभी नहीं है। यानी कि जब कोविड-19 आया है, आप सबको पता है, सबकी जो छोटे छोटे लोग लेबर क्लास के थे उनकी भी जॉब छूट गई है, उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। यानी कि जब कोविड-19 का आया है उसके बाद जो कंडीशन है और ज़्यादा एग्जासर्बेट हो सकती है। एग्जासर्बेट का मतलब है इंक्रीज, और ज़्यादा खतरनाक, घातक हो सकती है हेल्थ और न्यूट्रिशन क्राइसिस पुअरेस्ट ऑफ द पुअर में, जो गरीब से भी गरीब, मतलब गरीब से भी गरीब जो फैमिलीज हैं उनमें और ज़्यादा ये सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन इंक्रीज हो सकता है कोविड-19 की वजह से। तो ये सीवियर एक्यूट माल नूरिश जो है, WHO की डेफिनेशन क्या है इसमें?
जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है जो इंश्योर करती है पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लेवल पे कि हेल्थ इंश्योर करती है, सबकी हेल्थ सही रहे, पुअर कंट्री की या पुअर जो फैमिलीज हैं या रिच कंट्री या रिच फैमिलीज की, सबकी ये देखभाल करना इसका काम है, रूल्स रेगुलेशन बनाती है WHO। तो इसके हिसाब से सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है कि बाई वेरी लो वेट फॉर हाइट और ए मिड अपर आर्म सर्कमफेंसेस लेस देन 115 mm और बाई प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिशनल ओडेमा। तीन तरह से डिफाइन करती है, या तो उसका जो वेट है उसकी हाइट के हिसाब से बहुत ही कम है, वेरी लो, हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई लेकिन बच्चे का जो वेट है बहुत ही कम है, या फिर जो उसकी मिड अपर आर्म है, मिड अपर आर्म का मतलब है जैसे ये इसकी हाथ है और मिड ये वाला है, मिड अपर ये वाला सिस्टम हो गया, मिड अपर आर्म, जो ये मिड अपर आर्म है इसकी, इस बच्चे की जो मिड अपर आर्म है यानी कि ऊपर वाला हिस्सा है जो इसका हाथ का ये वाला हिस्सा, ये जब इसकी जो सरकमफेरेंस है यानी कि परिधि से गोलाई, इसकी गोलाई मापेंगे ना, वो 115 mm से कम होगी तो उस केस में क्या होगा, वो बच्चा माल नूरिश्ड होगा। और क्या कहा है WHO ने? और कहा है इन दोनों में से या तो ये या फिर जो न्यूट्रिशनल ओडेमा है उसकी प्रेजेंस है, मतलब बॉडी में न्यूट्रिशनल ओडेमा है तो तब होगा। ये न्यूट्रिशनल ओडेमा क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे क्या होता है। ऐसे चिल्ड्रन जो सफ़र कर रहे हैं सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन से, वो क्या है 9 टाइम्स उनमें ज़्यादा होता है, 9 टाइम्स यानी कि 9 गुना ज़्यादा वो मरने के मतलब ज़्यादा करीब होते हैं, मोर लाइकली टू डाई, ज़्यादा संभावना होती है अगर उनको डिसीज़ हो गई, कोई बीमारी हो गई तो वो जो नॉर्मल बच्चे हैं उन नॉर्मल बच्चों से 9 गुना ज़्यादा वो संभावना रहती है कि जल्दी मर जाएंगे, क्योंकि उनका जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, रोगों से लड़ने की क्षमता वो बहुत कमज़ोर होती है, वीक होती है, क्योंकि भाई साहब न्यूट्रिशन मिला नहीं है तो इम्यून सिस्टम कैसे डेवलप होगा, तो जैसे ही उनको कोई बीमारी होगी तो चांसेस होते हैं कि वो जल्दी मर जाएंगे। अब ये न्यूट्रिशनल ओडेमा क्या होता है? ये होता है कि जो बॉडी में हमारे टिश्यू होते हैं, कुछ टिश्यू, उत्तक बोलते हैं शायद हिंदी में टिश्यूज़ को, इनमें एबनॉर्मल फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है, मतलब कुछ ऐसा लिक्विड जमा हो जाता है टिश्यूज़ में बॉडी के में, तो उसकी वजह से क्या है, कैसे होता है ये, जब लैक ऑफ प्रोटीन इन स्टेट्स ऑफ स्टारवेशन और माल न्यूट्रिशन, ये उसी केस में होता है जब बच्चा कुपोषित है, उसे प्रोटीन नहीं मिल रहा है, उसकी डाइट में जितना प्रोटीन होना चाहिए उतना प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो उस केस में यानी कि स्टारवेशन के केस में भी हो सकता है। स्टारवेशन का मतलब है भूखमरी, जब बच्चे को जितनी भूख लगी है उतना खाना नहीं मिल रहा है और प्रोटीन नहीं है उस खाने में, तो उस केस में न्यूट्रिशनल ओडेमा हो जाता है, यानी कि उसकी बॉडी में एबनॉर्मल फ्लड जमा हो जाता है। तो ये ओडेमा तब भी हो सकता है, यानी कि स्टारवेशन के केस में भी हो सकता है। तो अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड अफेयर मिनिस्ट्री ने फाइंडिंग की है, क्या क्या उसने सर्वे में, स्टडी में पता लगाया है। एक तो ये है कि नंबर ऑफ सेम चिल्ड्रन वो क्या है 2020 तक, नवंबर 2020 तक 9,27,606 यानी कि 9,27,606 केस किसके हैं, 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चे, ये सीवियर एक्यूट माल नूरिश्ड चिल्ड्रन है हमारी कंट्री में नवंबर 2020 तक। नेक्स्ट क्या है, स्टेट्स विद सेम चिल्ड्रन, सबसे ज़्यादा केस कौन से राज्य में है। देखो जो आपका राज्य है कम से कम आपको वो याद होना चाहिए कौन से नंबर पे है, और सबसे ज़्यादा केस कौन से राज्य में है, कौन से स्टेट में, वो आपको याद होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो सीवियर एक्यूट माल नूरिश्ड चिल्ड्रन है वो उत्तर प्रदेश में है, 3,98,359 केस हैं, और उसके बाद बिहार आता है 2,79,427 इसमें केस हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों को मिला दे तो सबसे ज़्यादा बच्चे भी यहीं पे हैं, इन दोनों राज्य में, दोनों स्टेट में। अब उत्तर प्रदेश बिहार के बाद दूसरे नंबर के बाद महाराष्ट्र तीसरे पे। अब आपको ये याद रखना है कि आपका स्टेट जो जिस भी स्टेट से आप हो, आपका स्टेट कौन से नंबर पे है। महाराष्ट्र तीसरे पे, गुजरात चौथे पे, छत्तीसगढ़ फिफ्थ पे, उड़ीसा सिक्स पे, तमिलनाडु सेवन्थ, एट्थ झारखंड, नाइन्थ उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 10th, 11th असम और 12th कर्नाटक, केरल 13 और आपका राजस्थान 14 नंबर पे आता है।
तो ये मोस्टली आपको याद रखना है, जिस भी स्टेट से आप हो इनमें से वो कौन से नंबर पे आता है। इसके बाद जो स्टेट्स विद नो सीवियर मालनूरिश्ड चिल्ड्रन, जहाँ पे सीवियर मालनूरिश्ड के एक भी मतलब बहुत कम केस हैं, वहाँ पे है ही नहीं, ना के बराबर है, वो कौन से स्टेट हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं। एक तो लद्दाख, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मध्य प्रदेश, ये ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे सीवियर मालनूरिश्ड चिल्ड्रन नहीं है। देखो मालनूरिश्ड तो हैं यहाँ पे, कुपोषित बच्चे तो हैं, लेकिन सीवियर वाले केस नहीं है, सीवियर एक्यूट मतलब बहुत ज़्यादा कुपोषित नहीं है यहाँ पे। अब ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की क्या फाइंडिंग है, देखो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ अफेयर्स, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, ये वाला मंत्रालय क्या है, ये सर्वे कराता है, सर्वे। तो इसकी 4th नंबर की सर्वे है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। इसका डेटा ये है कि 2015-16 में हुई थी ये सर्वे। ये सजेस्ट करती है कि मालनूरिश्ड जो केस हैं चिल्ड्रन में, बच्चों में, वो 7.4% थे। जितने भी बच्चे हैं हमारी कंट्री में 7.4% मालनूरिश्ड बच्चे हैं। लेकिन जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th हुई, उसने सजेस्ट किया कि मालनूरिश्ड इंक्रीज हो गए 2015-16 से, यानी कि जो 4थे नंबर की सर्वे हुई थी उससे 5वें नंबर की सर्वे ने ये बोला कि पिछले सालों से 2015-16 से 2019-20 में, यानी कि ये सर्वे क्या है 4 साल में एक बार होती है, 4 साल में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 साल में एक बार होती है, ये याद रखना आपको। स्टेटमेंट में ऐसे भी देके पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में। तो ये 5वें नंबर की जो सर्वे हुई, इसने कहा कि केस इंक्रीज हो गए 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में लास्ट सर्वे से। अब इसमें ये कुछ बताया कि किस तरह के ये मालनूरिश्ड कौन कौन से इनमें केस होते हैं। एक तो होता है स्टंटेड, स्टंटेड यानी कि 13 स्टेट्स और यूटीज़ में 22 का जो डेटा बताया ना, 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने, उसमें से 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसमें अंडर 5 ईयर के जो चिल्ड्रन हैं उनमें माल न्यूट्रिशन के केस में जो स्टंटेड बच्चे हैं उनके केस ज़्यादा बढ़ गए हैं। बस आपको ये याद रखना है कि इंक्रीज हुए हैं स्टंटेड के। और आपको ये पता होना चाहिए स्टंटेड का मतलब क्या है, स्टंटिंग या स्टंटेड का मतलब क्या है। ऐसा बच्चा जिसकी एज के हिसाब से उसका जो हाइट है वो कम है, मतलब एज तो बढ़ गई, मान लो 15 साल का हो गया, लेकिन हाइट बहुत ही कम रह गई, यानी कि ठिगना रह गया, ठिगना बोना कुछ बोलते हैं ना, बोना ठिगना, यानी कि कम रह गई हाइट, तो उसको बोलेंगे स्टंटिंग, यानी कि स्टंटेड रह गया। किसकी वजह से रहा है, माल न्यूट्रिशन की वजह से, यानी कि उसको खाना प्रॉपर नहीं मिला, न्यूट्रिशन नहीं मिले, प्रॉपर प्रोटीन नहीं लिया, प्रॉपर जितना उसको विटामिन चाहिए थे वो नहीं मिले, या फिर रिपीटेड इन्फेक्शन, मतलब उसे क्या है इन्फेक्शन हो गई, बीमारी हो गई बहुत ज़्यादा, या पुअर सोशल स्टिमुलेशन। तो ये कारण हो सकते हैं स्टंटिंग के। नेक्स्ट केस है वेस्टेड का, इसके केस भी इंक्रीज हुए हैं। बस आपको याद रखना स्टंटिंग के, वेस्टिंग के, सबके केस इंक्रीज हुए हैं। वेस्टिंग का क्या मतलब है, वेस्टिंग का मतलब है लो वेट फॉर देयर हाइट, हाइट तो उसकी बढ़ गई ठीक है, लेकिन वेट नहीं बढ़ा, वेट कम है बिल्कुल, वो कहते हैं ना एकदम सूखिया मसान, एकदम काकड़ी सा हो गया, लकड़ी मतलब लकड़ी टाइप बिल्कुल पतला सा, तो वो हो गया वेस्टिंग, यानी कि हाइट बढ़ गई लेकिन वेट नहीं बढ़ा, वेट कम है हाइट के हिसाब से, तो ऐसे बच्चों को बोलेंगे वेस्टेड बच्चा होगा, वेस्टिंग हो गई उसमें, यानी कि ये रिफ्लेक्टिंग करता है एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन, मतलब उसे भोजन तो मिला है लेकिन अंडर न्यूट्रिशन है, प्रॉपर वो उसे डाइट नहीं मिली, प्रोटीन वगैरह प्रॉपर उसे प्रोटीन, ना तो फैट ना प्रोटीन, और ना ही उसे जो मिनरल्स चाहिए और ना विटामिन मिले। तो इस केस में क्या है, उस बच्चे की जो अंडर 5 ईयर की एज में उस बच्चे की जो मृत्यु होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मोर्टेलिटी जो डेथ रेट है उनमें ज़्यादा होता है ऐसे बच्चों में। और है सीवियर वेस्टेड एंड अंडर वेट, ऐसे बच्चे भी ज़्यादा हुए हैं, मतलब परसेंटेज ज़्यादा बढ़ गई है ऐसे बच्चों की जिनमें सीवियर वेस्टेड और अंडर वेट के केस हैं, मतलब इनकी परसेंटेज भी ज़्यादा बढ़ गई है 2019-20 में। तो इनके सबके केस इंक्रीज ही हुए हैं, बस आपको ये याद रखना है। अब कोविड-19 का क्या प्रभाव पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा है, इम्पैक्ट का मतलब है इफेक्ट या प्रभाव क्या पड़ा है कोविड-19 की वजह से। इसने देखो एक तो मिलियंस ऑफ पीपल को, लाखों लोगों को गरीबी रेखा के अंदर डाल दिया, पॉवर्टी के अंदर, यानी कि उनकी इनकम है वो रिड्यूस हो गई है। इसकी वजह से जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज कैटेगरी में आ गए हैं।
अब वो क्या है, माल न्यूट्रिशन और फूड इनसिक्योरिटी के लिए बहुत ही वनरेबल है। मतलब जब पैसे नहीं है भाई साहब, खाना कैसे खरीदेंगे, कैसे खाएंगे। आप सबको पता होगा बहुत सारे ऐसे मजदूर होते हैं, रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, अगर उन्हें एक दिन ना मिले काम तो उनका खाना भी बहुत ही कम पॉसिबल रहता है कि उन्हें खाना मिलेगा। तो इस केस में बहुत सारे जो लोग हैं, मिलियंस ऑफ पीपल पॉवर्टी रेखा के अंदर चले गए हैं, गरीबी रेखा के अंदर। तो उनमें अब माल न्यूट्रिशन और फूड इनसिक्योरिटी इंक्रीज हो सकती है। जो पेंडेमिक है आप सबको पता है, उसकी वजह से लॉकडाउन लगा है। लॉकडाउन ने असेंशियल सर्विस भी डिसरप्ट करती हैं, जो आवश्यक सेवाएं प्रदान करती है गवर्नमेंट कुछ अपने सेंटर के थ्रू, वो भी अफेक्टेड हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। जैसे आंगनवाड़ी सेंटर, आंगनवाड़ी सेंटर आप सबको पता होगा विलेज एरिया में होते हैं आंगनवाड़ी सेंटर, जिनमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों को वहाँ पे खाना वगैरह दिया जाता है, वहाँ पे उनका इंटरटेनमेंट वगैरह किया जाता है, मतलब उन्हें शिक्षा भी दी जाती है वहाँ पे, ABCD वगैरह सिखाई जाती हैं आजकल तो वहाँ पे, और खाना मिलता है उन्हें। जो महिलाएं होती हैं, या तो प्रेग्नेंट जो महिलाएं होती हैं, प्रेग्नेंट वूमन, या फिर लैक्टेटिंग वूमन, लैक्टेटिंग ऐसे जिन्होंने बच्चों को जन्म दे दिया है और अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, ऐसी माताएं, तो उनको भी खाना वगैरह दिया जाता है आंगनवाड़ी सेंटर में। तो ये कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगा है, और लॉकडाउन में ये सब कुछ बंद है, तो इसकी वजह से भी क्या है, माल न्यूट्रिशन इंक्रीज हुआ है। मिड डे मील, आप सबको बताएं, मिड डे मील स्कीम लगभग आठ क्लास तक, 8th क्लास तक स्कूल में, सारे गवर्नमेंट स्कूल या एडिड स्कूल में बच्चों को फ्री खाना दिया जाता है दोपहर का। और स्कूल तो सब बंद है पिछले 1-1.5 साल से, और ज़्यादा ही हो गया है। तो इन बच्चों को जो स्कूल बंद होने के कारण जो खाना मिलता था गरीब बच्चों को, अब उनको खाना नहीं मिल रहा है, यानी कि वो भी माल न्यूट्रिश हो जाएंगे। इम्यूनाइजेशन जो चल रहा है प्रोग्राम, वो रुका हुआ है। माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन दिए जाते थे उन्हें, ये भी क्या है, ये भी रुक गया है। अब स्टेप क्या क्या लिए हैं गवर्नमेंट ने, सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं माल न्यूट्रिशन को रोकने के लिए। एक तो भाई साहब पोषण अभियान चलाया, जिसे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी बोलते हैं, या पोषण अभियान बोल लो। जब भी आप माल न्यूट्रिशन के बारे में लिखोगे और उसमें पूछा है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए हैं, तो ये आप ज़रूर लिखोगे उसमें, पोषण अभियान या नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। 2022 तक का ये टारगेट है इसका, कि माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया बनाना है, कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण करना है 2022 तक। नेक्स्ट है एनीमिया मुक्त भारत अभियान। एनीमिया एक बीमारी होती है जो आयरन की कमी से होती है। बॉडी में अगर आयरन की कमी हो जाए तो एनीमिया हो जाता है, और ये ज़्यादा देखने को मिलता है फीमेल में देखने को मिलता है, यानी कि महिलाओं में। तो 2018 में ये अभियान कैंपेन लॉन्च किया, एनीमिया मुक्त भारत। इसका टारगेट यही है कि एनीमिया के केस 1 से लेकर 3% पॉइंट तक डिक्लाइन करने हैं, एनुअल रेट डिक्रीज करनी है। नेक्स्ट है मिड डे मील स्कीम। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है और ऊपर भी डिस्कस किया है कि स्कूल चिल्ड्रन के अंदर माल न्यूट्रिशन ना रहे, उनमें न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाया जाए, अच्छा खाना दिया जाए। और इसके साथ साथ, खाना देने के साथ साथ जब उन्हें खाना मिलेगा तो क्या होगा, एनरोलमेंट भी बढ़ेगा, यानी कि लोग अपने बच्चों को स्कूल में भर्ती कराने आएंगे, एडमिशन कराने आएंगे। इसके कारण जब उन बच्चों को खाना मिलेगा तो रिटेंशन भी रहेगा। ऐसा होता था कि बच्चे छोड़ देते हैं कुछ क्लास पढ़ के, तो अब उन्हें खाना मिलता रहेगा, कम से कम 8 क्लास तक तो आएंगे ही ना, और अटेंडेंस भी इंक्रीज होगी। जब बच्चों को खाना मिलेगा, बच्चे रोज़ आएंगे वहाँ पे स्कूल में, तो ये सब फ़ायदे भी होंगे। इसके साथ साथ माल न्यूट्रिशन के इरेडिकेशन के साथ साथ ये सारे फ़ायदे भी होंगे। तो ये स्कीम चलाई। नेक्स्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, 2013 में बना है ये एक्ट। इसके थ्रू जो मोस्ट वल्नरेबल पीपल हैं, यानी कि जो पुअर पीपल हैं, उनको खाना दिया जाता है, खाना नहीं, एक तरह से उन्हें मतलब रॉ मटेरियल दिया जाता है। वीट दिया जाता है, गेहूँ कितने 2 रुपये किलो के हिसाब से, और 3 रुपये किलो के हिसाब से दिया जाता है चावल, राइस दिया जाता है। और कुछ कोर्स जो होते हैं, कोर्स सीरियल होते हैं, मतलब मोटे अनाज, वो भी दिए जाते हैं 1 रुपये किलो के हिसाब से। और डिफरेंट स्टेट में, राज्य में अलग अलग प्रोविज़न है इसमें। वो चाहे तो दाल भी दे सकते हैं, पल्सेज, किसी को गरीब जो लोग हैं पुअर पीपल, तो उनके अलग अलग हिसाब से अपने अलग अलग वो हैं, लेकिन इतना तो देना ही है। जो 2 रुपये किलो के हिसाब से वीट और 3 रुपये किलो का हिसाब से राइस, अपने अपने स्टेट में वो ये रेट कम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये योजना किसके लिए चलाई है, जो माता हैं, प्रेग्नेंट वूमन है जो, उनके लिए डायरेक्ट 6,000 रुपीज़ उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र किए जाते हैं,
ताकि वो प्रेग्नेंट जब हैं प्रेगनेंसी के दौरान अपने अच्छे से न्यूट्रिशन का ख्याल रख सकें, क्योंकि जब प्रेगनेंसी के दौरान अच्छा न्यूट्रिशन लेंगी तो बच्चा भी स्वस्थ होगा और माल नूरिश्ड नहीं होगा। इसलिए 6,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र किए जाते हैं इस स्कीम में। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम। ये लॉन्च की थी भाई साहब 1975 में। इसमें फूड भी दिया जाता है, प्री स्कूल एजुकेशन भी दी जाती है, प्राइमरी हेल्थ केयर खोले जाते हैं, छोटी छोटी डिस्पेंसरी या छोटे अस्पताल गांव लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे। इम्यूनाइजेशन किया जाता है। इम्यूनाइजेशन का मतलब ये है, जैसे बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जिनके लिए वैक्सीन लगाई जाती है बच्चे के जन्म पे, तो उनको वैक्सीन लगाई जाती है। हेल्थ चेकअप किए जाते हैं रेगुलरली, और जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और उनकी माताएं, उनका ख्याल रखा जाता है इस योजना के अंतर्गत। एक चीज़ याद रखनी है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये तो आप जानते हो ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है। यूनाइटेड नेशन ने 2015 में कुछ 17 गोल हैं, 17 गोल, और इन्हीं के पार्ट हैं। जैसे 1 नंबर गोल है, 2 नंबर इसके पार्ट है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ऐसे इनके कुछ पार्ट हैं। तो इन सबको मिला के 169 टारगेट है। 169 टारगेट याद रखने हैं। यूपीएससी तो नहीं पूछेगा, लेकिन पीसीएस के एग्जाम में ये ऐसे पूछ लेते हैं कि कितने टारगेट हैं, कितने गोल हैं। 17 गोल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और 169 टारगेट है। यूनाइटेड नेशन ने 2015 में लॉन्च किए, 2030 तक इनको अचीव करना है। इससे पहले 2000 से 2015 के बीच में, 2000 से 2015 के बीच में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल चलते थे। मतलब यही टारगेट थे, यही गोल थे इसी तरह के, लेकिन उनका नाम अलग था। एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, और इनका नाम रख दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 है, नंबर 2 उसका टारगेट है जीरो हंगर, यानी कि भुखमरी को मिटाना है, और ये एंड करना है हंगर और मान न्यूट्रिशन को 2030 तक। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी है, तो ये आपको याद रखना है। अब वे फॉरवर्ड में क्या है, यानी कि और सॉल्यूशन क्या हो सकता है। एक तो होम बेस्ड और फैसिलिटी बेस्ड केयर होनी चाहिए। देखो आप सबको पता है कोविड-19 ने और ज़्यादा केसेस इंक्रीज कर दिए हैं, यानी कि जो कंडीशन और ख़राब थी ना, उसको और ख़राब कर दिया है कोविड-19 ने। तो इसके लिए सॉल्यूशन ये हो सकता है, एक तो होम बेस्ड केयर हो, क्योंकि सबको पता है स्कूल वगैरह बंद है, आंगनवाड़ी सेंटर बंद है, तो घर पे जाके उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। और फैसिलिटी बेस्ड केयर भी हो, मतलब उन्हें जो फैसिलिटी सेंटर हो वहाँ पे भी केयर दी जाए। नेक्स्ट है बिल्ड लिंकेजेस। इसका मतलब ये है कि उन्हें क्या है, सिर्फ राशन ही ना दें, फूड और राशन ही ना दें, उनमें अवेयरनेस भी फैलाएं कि भाई साहब न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है और न्यूट्रिशन कौन कौन से ज़रूरी हैं, इसकी अवेयरनेस भी फैलाएं कि फूड अवेलेबिलिटी भी हो, उसका यूटिलाइजेशन सही से हो, और उनमें जागरूकता हो, अवेयरनेस, और उन्हें साथ साथ एजुकेशन प्रोवाइड की जाए और उन्हें सपोर्ट करें कि ये न्यूट्रिशन इसलिए ज़रूरी है, ये खाओ आप, इतना डाइट में इतना प्रोटीन, इतना ये सब कुछ लो। तो ये एजुकेशन भी देनी है साथ साथ फूड के साथ। नेक्स्ट है, क्योंकि देखो भाई साहब आपने देखा होगा जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं, जो माताएं होती हैं, अपने बच्चों को जन्म देती हैं, जो एजुकेटेड फैमिली से होती है, यानी कि खुद एजुकेटेड होती है, जो महिला खुद एजुकेटेड होती है, उसका बच्चा बहुत कम चांस है कि उसका बच्चा माल नूरिश्ड हो, क्योंकि वो अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रख सकती है कि उसे क्या ज़रूरी है, कितना प्रोटीन, कितने डाइट में क्या चाहिए, वो अपने बच्चे को 5 साल तक लगभग उसकी अच्छे से देखभाल कर सकती है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथन न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर। जो न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं, मतलब ऐसे सेंटर होते हैं जिनमें क्या है, रिहेबिलिटेट किया जाता है बच्चों को अच्छे से, कि मान लो कोई बच्चा अनाथ है, ऑर्फन है, उनको अच्छे से उनका रहने के लिए, स्वास्थ्य कंडीशन के लिए फैसिलिटी दी जाती हैं। तो ऐसे सेंटर को स्ट्रेंथन करो, मजबूत करो, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि ये जो न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं, ये ज़्यादा इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं अच्छे ढंग से। और बहुत सारे केसेस में क्या है कि जो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन केस हैं, ये ऐसे सेंटर में जब भर्ती की जाते हैं बच्चे, तो वो क्या है, कंटिन्यू नहीं कर पाते उनकी फैसिलिटी, यानी कि उन्हें न्यूट्रिशनल डाइट वगैरह देना कंटिन्यू नहीं कर पाते, या तो वो उनके पास फैसिलिटी नहीं होती, या फिर क्या है, केयर गिवर ही नहीं होते। न्यूट्रिशनल जो रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं, उनमें इतने वर्कर ही नहीं होते काम करने के लिए, तो फैसिलिटी प्रोवाइड कैसे करेंगे। तो ये केस भी होते हैं, तो इनको रिजॉल्व करो, इनका हल करो। नेक्स्ट है डिज़ाइनिंग कस्टमाइज मेन्यूज़। कहने का मतलब ये है कि ऐसे जो सेंटर वगैरह हैं कि उनमें जो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के केस अभी ज़्यादा हैं, तो उनमें एक्सपर्ट होने चाहिए,
और वो एक्सपर्ट ये बताएं कि खाने की डाइट में क्या क्या होना चाहिए, मेन्यू तैयार करो। नेक्स्ट है सेग्रीगेशन ऑफ सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन केसेस। देखो जो सिंपल माल न्यूट्रिशन है उनको अलग करो, जो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के केस हैं उन बच्चों को अलग रखो। तो उनके लिए प्रॉपर डाइट का सिस्टम अलग होना चाहिए, जो बहुत ही ज़्यादा माल न्यूरिश्ड है और जो कम माल न्यूरिश्ड हैं यानी कम कुपोषित बच्चे हैं उनको अलग रखो उनकी। तो इनको सेग्रीगेशन करो, सेपरेट करो। नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज। जो ये सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के केस को मैनेज करने का जो सिस्टम है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आप हैंडेड ओवर कर दो कुछ इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ को, कि सारा ना गवर्नमेंट जो एंटिटीज़ हैं यानी कि सरकारी जो संस्था हैं, सेंटर, उनके हाथ में मत दो। ये दो आप या तो मेडिकल कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट कॉलेज हो सकते हैं, या लोकल एनजीओ हैं जो गैर सरकारी संस्था हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, या कोई वुमेन कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हाथ में दो, वो चलाएं इन सिस्टम को। तो इसकी वजह से क्या है, ये उन्हें ज़्यादा अच्छे से क्या है कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनका एटीट्यूड कैसा होता है। तो इसकी वजह से इनको दो आप। और जो ओवरऑल गाइडेंस होनी चाहिए वो रहनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल पे जो हेल्थ स्टाफ है वो उसके अंडर ही होना चाहिए, लेकिन काम करें ग्रास रूट लेवल पे ये वाले लोकल एनजीओ, मेडिकल कॉलेज या वुमेन कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। जो आंगनवाड़ी सेंटर है उसका रोल इंक्रीज करो। अभी क्या है हमारी कंट्री में, क्या है 10 लाख से ज़्यादा आंगनवाड़ी सेंटर हैं पूरी कंट्री में। तो आंगनवाड़ी सेंटर को फंक्शनल बनाओ, ऐसा नहीं है सिर्फ खुला हुआ है, ना उसमें खाना है ना उसमें बच्चे आते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बस आंगनवाड़ी सेंटर बन के रह गया लेकिन फंक्शनल नहीं है। तो अगर आंगनवाड़ी सेंटर मान लो कोविड-19 के टाइम में आंगनवाड़ी सेंटर बंद है तो बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे लॉकडाउन की वजह से, तो आंगनवाड़ी सेंटर को घर तक लेके जाओ बच्चे तक, यानी कि आंगनवाड़ी सेंटर में जो फैसिलिटी मिलती है उस फैसिलिटी को बच्चे के घर तक प्रोवाइड करो। नीड टू रीच द चिल्ड्रन। आंगनवाड़ी सेंटर को बच्चे के पास पहुंचने की जरूरत है, अगर बच्चा आंगनवाड़ी सेंटर में नहीं आ रहा है तो ये एक उपाय करो। तो यही था बस इस लेक्चर में इसके बारे में।